बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे बच्चों DSSB के लिए, TGT साइंस के लिए हम पढ़ रहे थे। 10th के हम 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। 9th कंप्लीट केमिस्ट्री हम कर चुके हैं। आज 5th जो चैप्टर है केमिस्ट्री का 10th क्लास में जो है आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री के। तो यहाँ कई क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले तो आपकी यही एक बात आपको याद रखनी है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने हैं। 118 एलिमेंट हैं। उनमें से जो 98 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल अकरिंग है, मतलब कि वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। कितने हैं? 98। अब देखो इतने सारे एलिमेंट हैं तो NCERT हमें ये बात कहती है कि भाई अगर आपके पास जूते चप्पल भी हो जाते हैं बहुत सारे, तो भी आप उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ये तो एलिमेंट्स हैं, तो इनकी भी क्या ज़रूरत पड़ी, इनकी भी क्लासिफिकेशन करने की या इनकी ग्रुपिंग करने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट रहे या जो सबसे पहला अगर अटेम्प्ट आप करते हो मतलब क्लासिफिकेशन का, वो सबसे पहला किया गया था कि एलिमेंट्स को जो डिवीज़न जिनकी की गई थी वो की गई थी मेटल्स और नॉन मेटल के बेसिस पे। ठीक है, वो सबसे स्टार्टिंग के उसमें था। पर जो अगर जो मतलब रजिस्टर जो किया गया प्रॉपर, वो कौन थे? जो डॉबर आइनर ट्राइड्स हैं, ये सबसे पहले रजिस्टर हुए थे, जो एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन या प्रॉपर जो एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में दिया गया था। ठीक है, इन्होंने किस फॉर्म में दिया था? इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप किया, 3 मतलब एलिमेंट एक उस ग्रुप में रखे। ठीक है, ऐसे जिनको इन्होंने नाम दिया ट्राइड। ट्राइड क्यों दिया? क्योंकि 3 एलिमेंट एक साथ ग्रुप करके रखे हुए थे। और इन्होंने जो एलिमेंट अरेंज किए थे वो किस तरीके से? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने रखे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एक तो ये मैंने बता ही दिया कि भाई ट्राइड पहले तो किसको बोलते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से जो ट्राइड्स हैं वो डॉबर आइनर ने दिए थे। अब वो क्या बना देंगे? 4 ऑप्शन बना देंगे। एक उनमें से ऐसा ट्राइड होगा जो कि डॉबर आइनर ने नहीं दिया था, वो आपको पहचानना होगा। ठीक है, अब देखो अपने पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का उन्होंने ट्राइड दिया था, बिल्कुल। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम वाला दिया था। क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 ट्राइड उन्होंने दिए थे। उनमें अगर आपको ये लिख दिया जाए भाई नाइट्रोजन है और अपना फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है, क्या ये ट्राइड डॉबर आइनर ने दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था। जो अपना ये है कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बैरियम है, ये दिया था। और डॉबर आइनर का क्या कहना था कि भाई जो देखो टर्मिनल वाला जैसे अपना क्लोरीन है, इसका मास और जो आयोडीन का मास है, अगर इन दोनों का अगर आप एवरेज लेते हो तो जो सेंटर में जो एलिमेंट होगा उसके मास के बराबर आएगा। ये डॉबर आइनर ने बोला था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ट्राइड के ये तीनों जो ट्राइड हैं वो आपको पता होने चाहिए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बात किसने बोली थी कि जो एलिमेंट 3 एलिमेंट हैं तो उनमें से 2 एलिमेंट का एवरेज जो होता है वही सेंटर वाला एलिमेंट होगा। ठीक है ना, वो सेंटर वाले एलिमेंट का मास आप कह सकते हैं। और ये मास के बेसिस पे इन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन थी वो उन्होंने दी थी। और डॉबर आइनर की जो खास बात है जो NCERT में हमें बता रखी है कि जो प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट जो पहली बार पहचाना था, प्लेटिनम को एज ए कैटलिस्ट, वो भी डॉबर आइनर ने ही पहचाना था। फिर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो है न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव जिनके नाम से मतलब आप जानते हैं, साइंटिस्ट हैं। ऑक्टेव उन्होंने बोला जैसे कि अपने म्यूजिकल अगर उसमें देखते हो तो सुर होते हैं जैसे 8, सारे गामा पा धा नी सा, तो उन्होंने इसी फॉर्म में हमें दिया था कि भाई जैसे एक सुर में जैसे म्यूजिक में होता है, अब जो लय आप बनाते हैं उसमें सुर वापस अपने आप को 8 सुर के बाद वो रिपीट करता है, वापस से आप सारे गामा बोलते हैं। तो सेम एलिमेंट भी अपने आप को क्या करते हैं भाई, पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, फिर वो मान लीजिए डायरेक्ट हम बोल रहे हैं 8वां, तो 8वें के बाद फिर से जो एलिमेंट आएगा मतलब 9वां, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट की जैसे होगी जैसे सुरों में होता है। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये भी जो मतलब क्लासिफिकेशन थी, ये जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई वो भी सिंपल किसके बेसिस पे थी? वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे बनाई गई थी। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोला गया ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप इनकी पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखें तो कुछ ऐसी इनकी पीरियोडिक टेबल दिखाई देती है जो इन्होंने बनाई थी। अब इन्होंने सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन को ही लिया था। इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो सक्सेसफुली मतलब कहाँ चीज़ों को मतलब सेटिस्फाई कर पाई थी? वो कर पाई थी सिर्फ कैल्शियम तक।
ठीक है। फिर ऐसा नहीं था कि भाई आप आगे ऐसे प्रॉपर्टीज को जा रहे हैं। अब देखो हेलोजेंस के साथ इन्होंने किसको रख दिया है, कोबाल्ट और निकल को रख दिया है, ठीक है। तो ये तो, और देखो आयरन को किसके साथ रखा, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ। हालांकि आयरन की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती, आयरन की प्रॉपर्टी मैच करती है किसके साथ, कोबाल्ट और निकल के साथ। तो ये जो ग्रुप यहाँ पे बने उससे जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी वहां पे चीजें सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उनकी जो क्लासिफिकेशन है या एलिमेंट्स की जो ग्रुपिंग है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही, मतलब वो सक्सेसफुली वो एलिमेंट्स को रजिस्टर कर पाए, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि और उनके समय पे जो एलिमेंट थे ये 56 मतलब एलिमेंट के आसपास उनके एलिमेंट थे तब उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई हर एक 8th एलिमेंट जो होगा वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उससे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके साथ उसकी मैच होती हुई मिलेंगी, ठीक है। और ये सब कुछ यही बता रखा भाई सारे गामा पा के बारे में लिखा हुआ है। और ये मैंने बता दिया कि उनकी जो क्लासिफिकेशन थी कैल्शियम तक रही, 56 एलिमेंट उन टाइम तक प्रेजेंट थे। पर उन्होंने एक बात बड़ी और कॉन्फिडेंस में बोली कि भाई जितने एलिमेंट आज एट प्रेजेंट हैं उसके बाद कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो ये भी उनकी एक अजीब सी ही बात थी। फिर यहाँ पे जो मैंने बताया कि भाई कोबाल्ट और जो निकल है वो एक ही स्लॉट में रख दिए गए हैं, वो भी किन के साथ, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी आपस में बिल्कुल मैच नहीं होती। हालांकि कोबाल्ट निकल की आयरन के साथ मैच होती है और ये बिल्कुल दूर दूर रखे गए हैं। तो जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ लाइटर जो एलिमेंट्स हैं अपने, जैसे कैल्शियम तक जो एलिमेंट है जिनका मास काफ़ी कम है, सिर्फ वहाँ तक एप्लीकेबल होता है, उससे आगे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर जो आप ये कह सकते हो कि हमारी जो पुरानी पीरियोडिक टेबल है या पीरियोडिक टेबल का जो आज हम यहाँ तक पहुँचे या उनके फादर जो माने जाते हैं वो मेंडलीव माने जाते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो आप जानते हैं हेनरी मोसले और नील बोहर ने मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको दिया था। पर मेंडलीव ने एक नया सोच का तरीका पीरियोडिक टेबल को दिया। अगर आप देखें तो वो मेंडलीव जो थे वो रशियन जो थे वो केमिस्ट थे। उन्होंने किस किस बारे में मतलब बताया, उनके समय पे पहली बात तो 63 एलिमेंट थे, ठीक है। और वो 56 से कह रहे थे भाई जो न्यूलैंड थे भाई उसके बाद नहीं आएंगे, इनके समय पे 63 थे। और इनका कहना ये था कि भाई जहाँ और प्रॉपर इन्होंने स्पेस छोड़ा था कि भाई यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ और यहाँ 2 एलिमेंट आने वाले हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे। तो इन्होंने प्रॉपर कहा था भाई एलिमेंट आएंगे और यहाँ फिट होंगे, ठीक है। इनकी भी जो पीरियोडिक टेबल थी वो भी एटॉमिक मास से ही इनका क्या था, इन्होंने एटॉमिक मास को ही बेस बनाया था। पर इन्होंने एक रिलेशन निकाला कि भाई जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास जो है उनको रिलेट किया उन जो सब्सटेंसेस थे, जो एलिमेंट थे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। अब और एक उन्होंने बड़ा अच्छा काम क्या किया था कि जो रिएक्शन थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हर एक एलिमेंट की रिएक्शन करके देखी, ठीक है। उन्होंने, मैंने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की रिएक्शन करके देखी। और कमाल की बात देखो, इन्होंने इनके पास क्या थे 63 एलिमेंट, तो 63 एलिमेंट के इन्होंने क्या किए, कार्ड बना लिए अलग अलग से, जैसे कार्ड होते हैं ना, तो कार्ड इन्होंने बना के रख लिए। क्या किया कि जिस तरीके की प्रॉपर्टी, मान लीजिए पहला एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, फिर उन्होंने और एलिमेंट लिया उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, जिसने सेम फॉर्मूला बनाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ उन कार्ड को एक लाइन में रख दिया, जिन्होंने और दूसरे के साथ सेम बनाया उनको इस लाइन में रख दिया। मतलब वो सिमिलैरिटी वाले कार्ड्स को अलग अलग उसमें रखते गए। कमाल की बात इनको क्या दिखाई दी कि भाई जैसे इन्होंने केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पे कार्ड्स को रखा, वो सारे किस बेसिस पे अरेंज हुए, जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है। जैसे अगर हम ये बात करें जो आज हाल फिलहाल आप जानते हो जिन जानकारियों को कि भाई पहले हाइड्रोजन है, उसके नीचे लिथियम आता है, फिर अपना सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। अगर इनकी आप मान लीजिए अपनी लिथियम की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो आपको पता है फॉर्मूला बनेगा LiH, ठीक है। सोडियम की करेंगे NaH बन जाएगा, और जो अपना पोटेशियम है वहाँ KH बन जाएगा। तो उन्होंने और सेम उन्होंने ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया। ऑक्साइड भाई वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया कि भाई जो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पे बन जाएगा अपना Li2O, Na2O और अपना K2O। अब देखो बात ये है ना कि सबका ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ऐसे एलिमेंट के वो कार्ड को क्या रखते गए, सेम उस पे रखते गए। तो अपने आप ही एलिमेंट किसके बेसिस पे अरेंज हो गए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अपने आप वो अरेंज हो गए,
ठीक है। अब उन्होंने क्या बनाया, क्योंकि उन्होंने कार्ड अपने लाइन में लगा लिए, तो उन्होंने किस तरीके से बताया कि भाई जो वर्टिकल में जो है कॉलम जो बने हुए हैं उनको तो हम बोलेंगे ग्रुप, और जो अपना क्या है हॉरिजॉन्टल जो है उनको बोलेंगे हम पीरियड। ठीक है, जो अपनी हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं वो तो पीरियड है, और जो अपना ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे हैं उनको मेंडलीव ने क्या नाम दिया, उनको नाम दिया ग्रुप। ठीक है, देखो कुछ ऐसी जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव की दिखाई दे रही थी। कमाल की बात देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको फार्मूला, कि ऑक्साइड का फार्मूला ऐसे वाले और जिसका अपना हाइड्राइड का फार्मूला ऐसा होगा वो एक ही लाइन में रख दिए। देख रहे हो ना, तो इनका काम बिल्कुल स्मार्ट वर्क था, जो इन्होंने एटॉमिक मास के साथ साथ इन्होंने केमिकल रिएक्टिविटी को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, इन्होंने जो ग्रुप था उसको स्पेस भी दिया है कि भाई कुछ एक ऐसा ग्रुप भी आएगा जो जिसकी रिएक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे एलिमेंट्स भी आएंगे जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसे कौन से थे वो एलिमेंट, जिनको वो इनर्ट गैसेस जो हैं हमारे पास क्या हैं, इनर्ट गैसेस जो हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो कि अचीवमेंट्स क्या रही मेंडलीव की, एक तो मैंने आपको बताया ही कि भाई इन्होंने पहले ये बताया था कि भाई आगे आने वाले टाइम में भी एलिमेंट आएंगे, और कुछ एलिमेंट्स का इन्होंने पहले ही नाम दे दिया था। इन्होंने जैसे हम एलिमेंट्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ई का बोरोन क्या होता है, ई का एल्यूमिनियम क्या होता है, ई का सिलिकॉन क्या होता है। तो ई का मतलब है 1। ठीक है, प्रोसीडिंग एलिमेंट मतलब जो उसके बाद जो एलिमेंट आने वाला है किसमें, ग्रुप में, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब कि अगर यहाँ एलिमेंट है तो उसके बाद यहाँ कौन सा एलिमेंट आने वाला है, ग्रुप की बात हो रही है, सेम ग्रुप की। तो ई का बोरोन का मतलब होता है, मतलब ई का बोरोन आपसे नाम पूछा जाए भाई ई का बोरोन किस एलिमेंट को नाम दिया गया था, तो ई का बोरोन नाम दिया गया था स्कैंडियम को, और ई का एल्यूमिनियम जो नाम दिया गया था वो गैलियम को दिया गया था, और ई का सिलिकॉन जो नाम दिया गया वो जर्मेनियम को नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि ई का बोरोन जो एट प्रेजेंट कौन सा एलिमेंट है जिसका नाम ई का बोरोन रखा था मेंडलीव ने, और ई का एल्यूमिनियम क्या है और ई का सिलिकॉन क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो जो उस समय पे मेंडलीव ने ई का एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज बताई थी, मतलब जो गैलियम की प्रॉपर्टीज बताई थी, उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा सिमिलर उन्होंने दिखाई। ठीक है, तो मतलब उनको इस चीज़ की नॉलेज तो थी, जो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो फार्मूला बनाए थे। ठीक है, और जो मैं हम अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात की भाई जिनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उनकी रिएक्टिविटी नहीं होगी, वो कोई फार्मूला नहीं बनाएंगे, और उनको आज के समय पे हम क्या बोल रहे हैं, इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं, या नोबल गैसेस जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अपना हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, ये सारे अपने पास क्या हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, जो कि बहुत कम कंसंट्रेशन में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, उनके कोई ज़्यादा कंपाउंड्स भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, फिर बात अगर आप लिमिटेशंस की बात करते हैं मेंडलीव की, तो मेंडलीव की अगर आप बात करो तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन जो आज तक भी मतलब पंगाई बना हुआ है, जो लिमिटेशन हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी है कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो पोजीशन है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया मेंडलीव कि भाई उसकी आपकी पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ देनी है। तो उन्होंने सबसे पहले उस पर रखा हुआ है हाइड्रोजन को। अब ये देखो कि हाइड्रोजन के नीचे आता अपना लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और अपने पास और भी हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनके साथ भी मिलती है जिनको आप एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी हेलोजन्स के साथ भी मिलती है। ठीक है, किनके साथ मिलती है, हेलोजन्स के साथ भी इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो यहाँ आपको कैसे कैसे देखने को मिलता है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, मतलब दोनों की वैलेंसी अगर आप देखो कि अपना जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 1 है, अब वो दोनों काम कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, कई बार वो डोनेट कर देता है, और कई बार वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लेता है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर लेता है जैसे नॉन मेटल्स करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है जैसे मेटल्स करते हैं, मतलब वो दोनों के जैसे बिहेव कर रहा है, वो नॉन मेटल्स के जैसे बिहेव कर रहा है और वो मेटल्स के जैसे भी बिहेव कर रहा है। तो हम यही नहीं प्रेडिक्ट कर पाए और ना मेंडलीव कर पाए भाई इसको रखना कहाँ है, तो वो सबसे पहली पोजीशन पे रखा गया है, जैसे आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी रखा गया है।
ठीक है। फिर बात क्या हुई कि भाई इन्होंने भी जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई वो किसके बेसिस पे बना रखी है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई आने वाले टाइम में आइसोटोप डिस्कवर हुए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, ठीक है। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बस मास ही तो डिफरेंट है। पर अब देखो, अगर मॉडर्न पीरियोडिक अपनी जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे थी। अब तुम खुद ही देख लो, हाइड्रोजन का 1 मास वाला भी है आइसोटोप, 2 भी है और 3 भी है। अगर इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने लग गए तो हाइड्रोजन को ही 3 ब्लॉक चाहिए होंगे, एक अपना प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम आ जाएगा और एक ट्रीटियम आ जाएगा। तो ऐसे तो एक एक एलिमेंट के 8-8 आइसोटोप भी हैं, तो ऐसे तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आइसोटोप्स की उन्होंने जगह मतलब पीरियोडिक टेबल में ऐसे डिसाइड नहीं की थी, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा भी ऐसे कोई चीज मतलब आगे आएंगी, ठीक है। तो ये मेंडलीव ने मतलब जो आइसोटोप वाला कंसेप्ट जो था मैंने वो बता दिया। और यहाँ पे भी सेम उनके साथ भी यही हुआ था। अगर उनकी पीरियोडिक टेबल आपको दिखाऊं मैं, यहाँ उन्होंने भी निकल और वो मिलेगा अपने पास, ये टाइटेनियम है, आयरन। देखो कोबाल्ट और निकल में एक केस देखिए, कोबाल्ट और निकल वाले केस में हमने क्या किया है, या मेंडलीव ने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था। मतलब कि जिसका मास कम होगा वो पहले आएगा और जिसका ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। कोबाल्ट तो पहले ही आया हुआ है क्योंकि उसका देखो मास कितना है, 558.93, मतलब इसका मास ज्यादा है। पर ये पहले रखा गया है कंपैरिजन टू निकल, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी यहाँ पे। कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, निकल पहले। पर क्या रखा गया, इसको एक ही साथ ऐसे रख के, और कोबाल्ट को पहले रखा गया है, निकल को बाद में रखा गया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही का एल्यूमिनियम, यही का बोरोन, और ये जरूर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि किन्होंने बनाई थी, हेनरी मोसले ने, जिन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। और इसमें जो बोहर हैं उनका भी अच्छा खासा इसमें योगदान आप कह सकते हैं। किस तरीके से कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो सारा किसने काम था, वो बोहर का ही काम था। तो उनके भी बहुत सारे मतलब इसमें काम है। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे, हेनरी मोसले और नील बोहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पहले अभी तक जो बेस बन रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वो बन रहा था एटॉमिक मास। ये पहली बार हो रहा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि जहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन माना गया एटॉमिक नंबर को। मतलब अब जो पीरियोडिक टेबल बनेगी वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, प्रोटॉन की भी हो चुकी है, न्यूट्रॉन की भी हो चुकी थी, न्यूक्लियस की भी हो चुकी थी। इसी वजह से एट प्रेजेंट हमारे पास सारी नॉलेज थी, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं 1913 के आसपास की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट जैसे आपने रख दिया है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मतलब जो एटॉमिक साइज है, एनर्जीज के बारे में है, वो सारा सब कुछ आपको पढ़ना है। एसिडिक कैरेक्टर क्या है। अब देखो, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें बात हुई है सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। किस चीज की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे, 20 तक तो मतलब सबको याद ही होंगे, और वैसे आपको 30 तक मतलब आपको आने चाहिए। अगर जैसे हम सोडियम की कन्फिग्रेशन लिखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। आप 10 तक क्या लिखते थे, 281, ठीक है। इसको के शेल है, ये एल शेल है, एम शेल है, तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वो कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो भी देखो, जो आउटर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे जो पहला मतलब जैसे पहली जो शेल है, ये तो ऑक्टेट मतलब डुप्लेट पूरा होता है। क्या होता है, जैसे मतलब अपना हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है, और बाद में जो भी अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और देना अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए होगा। जैसे सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसने डोनेट कर दिया, क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेने में तो अच्छी खासी एनर्जी लग जाती है। तो यहाँ पे जो सोडियम की वैलेंसी है वो क्या है, 1 है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, ये अगर पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, एक मिनट, आपने वैसे भी देखी होगी पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आपको अगर ये लाइन दिख रही है, ये वाली जो सारी है,
इसको छोड़ के, क्योंकि ये अपनी लिमिटेशन आज भी है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो लिमिटेशन अपनी आज भी है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब चेंज होगी नहीं, आपको इसी में देखना पड़ेगा कि जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, अगर आप देखोगे ना तो इन सब की जो वैलेंसी है वो सबकी सेम है। इन सब की वैलेंसी क्या है, 1 है, क्योंकि सेम ग्रुप में है। अगर आप यहाँ पे ग्रुप ही देखें तो देखो ये 1 2 कहाँ तक है, 18 तक। मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई, अगर आपसे ग्रुप पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो कितने ग्रुप हैं, 18 है। अगर पीरियड की बात की जाए तो देखो नीचे तक कितने पीरियड हैं, यहाँ पे 7 यहाँ पे पीरियड हैं। कितने हैं, 7 यहाँ पे पीरियड है। ग्रुप 18 है और पीरियड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने हैं, 7 है। बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि एक कन्फिग्रेशन आपको लिख के दे देंगे, जैसे आपको कन्फिग्रेशन लिख के दे दी 282 और इसमें ये बता दीजिए कि इसका जो ग्रुप नंबर है वो कौन सा होगा, या इसका जो पीरियड नंबर है वो कौन सा होगा। अब नॉर्मल बात है, जितनी नंबर ऑफ शेल होती हैं, मतलब जैसे आपने फिल की भाई ये पहली वाली शेल में, ये दूसरी में, ये तीसरी में है, जितनी नंबर ऑफ शेल होती हैं वो उसका पीरियड नंबर कहलाएगा। और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो ये जो ग्रुप इसका हो जाएगा वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, सेकंड ग्रुप ही, मतलब ये एलिमेंट कहलाएगा सेकंड ग्रुप का। अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है 2, या अपना यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया है 5, 2 5 है, और आपको ये पहचानना भाई इसका पीरियड बता दीजिए और इसका ग्रुप बता दीजिए। अब आप इसको ये नहीं कहोगे, देखो पीरियड तो हो गया भाई सेकंड पीरियड का है, पर आप ये नहीं कहोगे कि भाई ये 5 है तो ये ग्रुप 5 हो जाएगा, नहीं। तब आपको ऐसे उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे कितना है, 1 और 2 को छोड़ के जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अगर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, उसमें सिंपल आपको 10 जोड़ देने हैं। मतलब कि अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2 8 5, या मैंने लिख दी 2 5, मतलब देखो 2 से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ पे चाहे 3 इलेक्ट्रॉन आते, यहाँ 3 आते, यहाँ 4 आते, यहाँ 4 आते, तो आपको सिंपल इसमें 10 ऐड कर लेने हैं। मतलब ये जो ग्रुप कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दे देंगे, आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई कौन से ग्रुप का है और कौन से ये पीरियड का है। ठीक है, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आप ये बता दीजिए, जैसे जो पहला ग्रुप है इसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं और इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, एल्कली मेटल्स हैं और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप हेलोजन्स बोलते हो, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जो होती है वो रिएक्टिव होती है। कैसे, वो रेडियो एक्टिव होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हेलोजन रेडियो एक्टिव है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एस्टेटीन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनको, इनका नाम आपको पता लग गया कि आप इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन्स आप इनको बोलते हैं। अगर आप ये देखें कि इनकी बात की जाए, मतलब जो ऑक्सीजन है, सल्फर फैमिली है, मतलब जो ऑक्सीजन फैमिली है, इसको आप क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो चाल्कोजेंस। क्या बोलते हो, चाल्कोजेंस, ये लिख लेना आप। ठीक है, चाल्कोजेंस हम इनको बोलते हैं। ये क्यों, क्योंकि और फॉर्मिंग होता है, और बनाते हैं ये। और जो अपना नाइट्रोजन वाली फैमिली है इसको बोलते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं, निकोजेंस। निकोजेंस जिनकी स्मेल जो होती है वो बहुत खराब होती है, फाउल स्मेलिंग जिनको हम बोलते हैं, निकोजेंस इनको बोला जाता है। ठीक है, ये कार्बन फैमिली है, बोरोन फैमिली है। और क्वेश्चन अभी आप देखो, ये मैंने बता दिया भाई 18 जो हैं वो अपने पास ग्रुप हैं, और जो पीरियड हैं वो कितने हैं, 7 पीरियड अपने पास हैं। फिर अगर और चीजों की, एक ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने तो आप कैसे बताएंगे। जैसे शेल है, के शेल है, एल है, एम है, तो एक शेल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन बताने तो 2n² से आप बताएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 2। अगर सेकेंड शेल मतलब एल में निकालना है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर आप कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। तो ऐसे एक शेल में आप नंबर ऑफ क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। फिर बात यहाँ पे आ जाती है
क्योंकि ये आपने देख लिया होगा कि अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए 2 और 3, इसका आप पीरियड बता दीजिए और ग्रुप नंबर बता दीजिए, तो ग्रुप क्या होगा, मैंने कहा था कि 2 से ऊपर जाते ही इलेक्ट्रॉन उसमें आपको 10 जोड़ना है, तो ये 13 तो ग्रुप हो जाएगा और पीरियड ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगर 2 और 2 है तो अपना जो पीरियड है वो भी सेकंड है और जो ग्रुप है वो भी सेकंड है, और ये किन से बिलोंग करता होगा, जो क्योंकि सेकंड ग्रुप आ रहा है ना, तो सेकंड ग्रुप मैंने क्या बताए थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स तो अपना क्या था, हाइड्रोजन है, अपना लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है। ये क्या थे अपने, ये थे अपने जो अपने एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन। जो दूसरे हैं अपने जिसमें कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, ये अपने कौन से हो जाते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है, एटॉमिक साइज की आपको बात करनी है, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ आपको ऐसी नजर आएगी। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ एलिमेंट्स हैं, अब उसको ध्यान से समझना, यहाँ पे भी निकले हुए हैं कुछ एलिमेंट्स। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई एक तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और एक अपनी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं, मेटल्स, और राइट हैंड साइड में आपको नॉन मेटल्स नजर आएंगे। क्या है, नॉन मेटल्स। अब इसी पे ही आपको सारा मतलब कंसेप्ट समझना है। अब हम बात करेंगे, अगर मैंने लेफ्ट साइड बोला तो आप यहाँ आ जाइएगा, और मैं राइट की बात करती हूँ तो आपको इन एलिमेंट्स के बारे में सोचना है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि अपने पास यहाँ क्या है कि भाई ये तो अपने इस साइड तो अपने सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। मेटल्स के बाद यहाँ पे और गैप है, और ये कुछ एलिमेंट्स अपने नीचे हैं, और एक ग्रुप ये नीचे निकाल रखा है, मतलब पीरियड निकाल रखा है, नॉट ग्रुप। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई एटॉमिक साइज जो है, अगर आप ग्रुप के नीचे जाते हैं तो क्या होगा, और अलोंग द पीरियड आप जाते हैं तो क्या होगा। अगर मैं ग्रुप बोलूं तो मैं बात करूंगी ऊपर से नीचे की। जैसे हम ये लिख लेते भाई, हाइड्रोजन ये अपना है, लिथियम ये सोडियम है, और ये पोटेशियम है, और ये रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, हम ये बात करेंगे, ये वाली बात करेंगे हम ग्रुप में। एटॉमिक साइज की आपको बात समझनी है। देखो हाइड्रोजन में भाई पहली शेल होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और ये एक शेल है। लिथियम में क्या हुआ भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर एक और बढ़ गया। फिर सोडियम में क्या हो जाएगा भाई, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर एक और आ गया। अब नॉर्मल सी बात आप देखो, पहले एक ही शेल थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 शेल हो गई, मतलब कि जो अपने पास जो शेल थी उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। मतलब कि अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं। पर अगर आप ग्रुप की बात करते हैं, मतलब कि आपके पास है ये हाइड्रोजन हो गया, फिर आप यहाँ पे हीलियम की बात करते हैं, फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, फिर आ जाता है नियोन। अब ध्यान से देखना, अब ये हो गया कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज को क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। देखो अगर आप लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो घट जाता है। ठीक है, अगर लिथियम से यहाँ पे फ्लोरीन तक आप आते हैं, एफ आएगा, फ्लोरीन तक अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो साइज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ तक डिक्रीज हो जाएगा। पर एकदम नियोन में जो है वो साइज बढ़ जाता है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जनरल यही बोला जाएगा कि भाई कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज होता है पीरियड के उसमें वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। अब उसका कारण आपको समझना है। देखो अगर मैं लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो है 2 1, फिर ये 2 2 है, ये 2 3 हो गया, ये 2 4 हो गया, ये 2 5 कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 6 और ये 2 7 और ये 2 8। अब देखो जो नंबर ऑफ शेल हैं वो सेम है, सब में ही 2 हैं। पर आप देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की साइड और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं पर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब बात क्या है कि भाई यहाँ पे एक शेल ये थी, दूसरी शेल में पहले था एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी बारी में आ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया। अब शेल नहीं बढ़ी है तो, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन बढ़ रहा है।
ठीक है, साइज में शेल नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, अपनी तरफ ये जो शेल है ना, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्योंकि शेल बढ़ नहीं रही है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर मैंने कहा था अगर आप साइज, ये तो नॉर्मल हो गया कि भाई अगर आप साइज की बात कर रहे हैं, फिर होता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, मैंने कहा था कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। और ये क्या कहलाते हैं, जो नॉन मेटल्स अपने होते हैं, नॉन मेटल्स जैसे अपने पास है अपना फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हेलोजन्स जो हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। मतलब कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो अपने पास कौन सा कैरेक्टर होता है, जो अपने पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो यहाँ बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो यहाँ बढ़ जाएगा, और जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर देखो, अब देखो हमने क्या कहा कि भाई ये हमने मेटल और नॉन मेटल का देख लिया, हमने साइज की बात कर ली। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव की भी आप बात कर सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट से यहाँ राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। मैंने अभी अभी बात बताई ना कि लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक जो कैरेक्टर था, मेटेलिक जो कैरेक्टर था वो तो डिक्रीज हो गया, और नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर था वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और मेटल्स ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर था वो भी डिक्रीज हो गया, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो गया। मतलब कि फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है उतना अपना कार्बन नहीं करेगा। मतलब कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन होगा, क्योंकि वो बिल्कुल राइट साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, क्योंकि वो बिल्कुल राइट साइड पे प्रेजेंट है और वो नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फिर हम बात करते हैं कि जो अपने पास ग्रुप है उसमें अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को क्या होगा, और अगर आप नॉन मेटल्स में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को क्या होने वाला है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब जैसे हमने कहा था कि भाई जो अपने पास हाइड्रोजन है उसके पास तो सिर्फ एक ही शेल है कि नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है, एक शेल है। अब ध्यान से समझना, फिर से यहाँ लिख रहे हैं कि आपके पास है हाइड्रोजन, ये अपने पास है लिथियम, ये बेरिलियम है, एक मिनट, ये सोडियम हमें लिखना था इधर, तो यहाँ लिथियम, ये सोडियम, पोटेशियम। अब इतने में ही देखो, यहाँ पे सिंपल क्या था, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या हुआ कि भाई ये दो इलेक्ट्रॉन आए, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, फिर हमने एक शेल और बढ़ा ली, फिर इस वाले में क्या हुआ, एक शेल और आ जाएगी। ठीक है, ये हम बना देंगे। अब नॉर्मल बात है कि अगर एटम को इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, क्या करना है, रिलीज करना है, तो न्यूक्लियस से दूर जाना पड़ेगा, और ये न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, सबकी वैलेंसी एक ही है, सबकी वैलेंसी एक है, सबका आउटर इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब क्या करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिलीज कराना है, तो जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम लेगा, वो आराम से वहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को देखें, किसमें आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है।
आप ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ना कि रिलीज करना। क्या कह रहे हैं, अट्रैक्ट करना है। अब की बार बाहर नहीं फेंकना, अब की बार अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एक ही थी मान लीजिए, सिंपल हम मतलब साइज के बेसिस पे बना रहे हैं। वैसे तो यहाँ 2 हैं और यहाँ पे 3 हैं और यहाँ 4 हैं। अब देखो हमने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, मतलब जितना छोटा साइज होगा, न्यूक्लियस बिल्कुल पास में ही होगा, यहाँ पे है न्यूक्लियस पास में है, जल्दी खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। अब की बार रिलीज नहीं करना, अब की बार इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो फ्लोरीन बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में है, वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन है। अब अगर आप ब्रोमीन की बात करें या फिर आप आयोडीन की बात करें, आयोडीन का तो बहुत साइज बड़ा हो जाएगा, तो वो तो ऐसे हो जाएगा भाई बेशक से इलेक्ट्रॉन ले जाओ, वो कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन का जो काम होता है वो न्यूक्लियस का होता है, और न्यूक्लियस इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन वाले एरिया से बहुत दूर है। ठीक है, तो अगर आप किस में बात करते हैं, जैसे मैंने मेटल्स में कहा कि अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर था वो बढ़ रहा है। अगर मेटल्स में यही काम, नॉन मेटल में अगर यही बात देखते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो होगा डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, शायद बात आपको समझ में आ गई होगी साइज के बेसिस पे ही। और कुछ आपको फिर एलिमेंट्स याद मैंने बता दिया कि लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। कुछ हमारे पास एलिमेंट होते हैं जो कि मेटलोइड भी होते हैं। उसमें कौन कौन है हमारे पास, उसमें आपको ये एलिमेंट ध्यान रखने हैं। उसमें बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलिनियम है। ये जो एलिमेंट हैं ये मेटलोइड्स हैं, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड या मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर होता है, ये बेस बनाते हैं। और अगर आप बात करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड की, नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करो या फिर हाइड्रोक्साइड की बात करो, वो हाइड्रोक्साइड तो बनाने ही नहीं वाले, ठीक है, उनके ऑक्साइड की अगर बात करो, जैसे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। और मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। फिर मेटेलिक कैरेक्टर हमने देख लिया। नॉर्मल देखो हमने क्या बात देखी है, एक ग्रुप की आप बात करो, पीरियड की बात करो। पहले ग्रुप और पीरियड निकालना आना चाहिए था, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन से देखा। फिर मैंने कहा कि अगर आप ग्रुप की साइड में साइज के लिए जाते हैं तो जो शेल होती है वो सेम रहती है, सेल बिल्कुल सेम रहेगी, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे जो कि न्यूक्लियस में भी बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो लेफ्ट टू राइट में, पीरियड में लेफ्ट टू राइट में क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, पीरियड में साइज डिक्रीज हो जाएगा। ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, कारण है नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं। फिर हम मेटल्स की ओर देखें कि डाउन द ग्रुप जो होता है वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर बढ़ जाती है, और मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटल्स की पहचान होती है जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा मेटेलिक होगा, और वो उतना ज़्यादा आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो डाउन द ग्रुप वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो वो मेटेलिक भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जो भी मेटल का ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, वो बेसिक होगा, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि टॉप टू बॉटम क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं और क्या चीज़ें डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, मतलब जो 10th की अपनी केमिस्ट्री है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है।